नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम टिप्स पर। हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो विशेष शिक्षक की भर्ती आई हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत। उसमें हमने कल पढ़ा है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में। आज हम पढ़ने वाले यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। यहाँ ये जो यूनिट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आप लोगों को काफ़ी प्रश्न भी मिलने वाले हैं। चूँकि ये यूनिट काफ़ी बड़ी है, इसलिए हम इसको कम से कम 2 से 3 पार्ट में ख़त्म करने वाले हैं। तो हम पढ़ते हैं आज के प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को स्पेशल एजुकेशन से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिव्यांगता का सामाजिक मॉडल किस पर केंद्रित है? व्यक्ति की शारीरिक कमी पर, समाज द्वारा उत्पन्न बाधाओं पर, ईश्वरीय इच्छा पर, चिकित्सा उपचार पर। तो जो सामाजिक मॉडल है वो क्या करता है, वो समाज द्वारा उत्पन्न बाधाओं पर केंद्रित होता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी आंसर जो है राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की ओर। दिव्यांगता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्राचीन काल में दिव्यांगता को प्रायः क्या माना जाता था? आनुवंशिक विकार, ईश्वरीय दंड या श्राप, पर्यावरणीय प्रभाव या पोषण की कमी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ईश्वरीय दंड या श्राप, क्योंकि जो प्राचीन काल में दिव्यांगता को क्या माना जाता था कि ये ईश्वर द्वारा दिया गया दंड है या श्राप है। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन था एक, उसमें केवीएस में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कौन सा मॉडल दिव्यांगता को एक चिकित्सा समस्या मानता है जिसे ठीक किया जाना चाहिए? सामाजिक मॉडल, चिकित्सा मॉडल, मानवाधिकार मॉडल या फिर धर्मार्थ मॉडल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिकित्सा मॉडल, क्योंकि इसमें साफ साफ दिया गया है कि कौन सा मॉडल दिव्यांगता को एक चिकित्सा समस्या मानता है। तो जो चिकित्सा मॉडल है वही तो दिव्यांगता को चिकित्सा समस्या मानेगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4। WHO के अनुसार अंग हानि यानी एम्पेयरमेंट किस स्तर पर होती है? सामाजिक स्तर पर, अंग या शरीर की संरचना के स्तर पर, रोजगार के स्तर पर या शैक्षिक स्तर पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंग या शरीर की संरचना के स्तर पर। अगला नंबर हमारा प्रश्न है कि जब अंग हानि के कारण कोई व्यक्ति सामान्य गतिविधियां करने में असमर्थ होता है तो उसे क्या कहते हैं? रोग, दिव्यांगता, स्वास्थ्य या फिर सिंड्रोम? तो इसमें क्या लिखा गया है कि जब अंग हानि के कारण यानी दिव्यांगता के कारण, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिव्यांगता ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गतिविधि सीमितता का क्या अर्थ है? कार्य निष्पादन में व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाई, समाज में भाग लेने पर प्रतिबंध, अंगों का काम न करना या आर्थिक तंगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्य निष्पादन में व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाई। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। इसका आप लोग उत्तर पहले कमेंट में जरूर बताएंगे। प्रश्न है कि प्रारंभिक दक्षता विकास यानी अर्ली इंटरवेंशन किस आयु वर्ग के लिए सबसे प्रभावी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से 6 वर्ष की आयु में जो अर्ली इंटरवेंशन होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से काम करता है। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 है। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जा रही है और सिर्फ हमारे ही चैनल के द्वारा
इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। इसलिए ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अब पढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 8 को कि पुनर्वास प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य क्या है। व्यक्ति को अस्पताल में रखना, व्यक्ति को समाज में स्वतंत्र और सक्रिय बनाना, केवल नगद सहायता देना या समाज से अलग करना। तो इसका जो राइट और पॉजिटिव आंसर है वो है व्यक्ति को समाज में स्वतंत्र और सक्रिय बनाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी जब भी प्रश्नों को पढ़ें तो उसके ऑप्शन को जरूर पढ़ें। ऐसे में हमारा मैक्सिमम जो आंसर होता है वो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तथा उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको भी ध्यान से पढ़कर तभी टिक करें। अगला प्रश्न, इसको तो हम कल जो है RPWD एक्ट 2016 वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे कि भारत में बेंचमार्क दिव्यांगता का अर्थ कम से कम कितने प्रतिशत दिव्यांगता से है। 20%, 30%, 40% या 50%। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, 40% होगा। अगला, RPWD अधिनियम राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट भारत में कब पारित हुआ। तो ये जो आया था ये 2016 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 11, RPWD अधिनियम 2016 के तहत कितने प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। तो इसमें तो ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं, इसमें तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है जो दिव्यांगों पर भी लागू है। तो आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 17। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला हमारा प्रश्न है, दिव्यांगता के जन्म पूर्व यानी प्रीनेटल कारणों में क्या शामिल हो सकता है। अब इस प्रश्न को आप तभी कर सकते हैं जब आप जानते हो कि प्रीनेटल क्या है। तो इसको हमने डिटेल में पढ़ा रखा है। जिस लोगों को प्रीनेटल के बारे में डिटेल से जानना है तो वो लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, गर्भावस्था के दौरान संक्रमण या कुपोषण, बचपन में दुर्घटना या वृद्धावस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गर्भावस्था के दौरान संक्रमण या कुपोषण। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा दिव्यांगता की रोकथाम का प्राथमिक उपाय है। सर्जरी, फिजियोथेरेपी, टीकाकरण या व्हीलचेयर प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीकाकरण। यानी अगर समय से टीकाकरण करवा दिया जाता है बच्चों का तो उसमें दिव्यांगता की रोकथाम की जा सकती है। इसलिए जो इसका प्राथमिक उपाय है वो है टीकाकरण यानी समय से टीकाकरण। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व बैंक के अनुसार विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी दिव्यांगता के साथ जी रही है। 5%, 10%, 15% या फिर 25%। तो कितनी आबादी जो है दिव्यांगता के साथ जी रही है तो वो 15%। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, क्रॉस दिव्यांगता यानी क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है और क्रॉस डिसेबिलिटी से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो जो हमारा जो प्रश्न है क्रॉस दिव्यांगता यानी क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है, तो केवल एक विशिष्ट दिव्यांगता पर ध्यान, सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए समान और समावेशी रणनीति, दिव्यांग को अलग अलग समूहों में बांटना, दिव्यांगता को नज़रअंदाज करना। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए समान और समावेशी रणनीति। तो इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रॉस दिव्यांगता। देखिए इसका हमने दूसरा भी प्रश्न रख लिया है कि क्रॉस दिव्यांगता हस्तक्षेप का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका जो मुख्य लाभ होता है वो संसाधनों का प्रभावी उपयोग और पूर्ण समावेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो
यही यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलियो माइलाइटिस किस कारण से होने वाला एक संक्रामक रोग है? जीवाणु द्वारा यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कवक यानी फंगी, परजीवी यानी पैरासाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायरस यानी विषाणु के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमस्तिष्क घात यानी सेरिब्रल पॉलिसी मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? हृदय की धड़कन को, मस्तिष्क के उस हिस्से को जो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है, फेफड़ों की क्षमता को, या पाचन तंत्र को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मस्तिष्क के उस हिस्से को जो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न नंबर 20, मस्तिष्क घात सीपी एक कैसी स्थिति है? यानी प्रमस्तिष्क घात यानी सीपी एक कैसी स्थिति है? प्रगतिशील, गैर प्रगतिशील, संक्रामक या अस्थायी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गैर प्रगतिशील यानी नॉन प्रोग्रेसिव, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, पेशी दुष्पोषण की मुख्य विशेषता क्या है? मांसपेशियों का समय के साथ कमजोर होना, हड्डियों का टूटना, जोड़ों का दर्द, या तंत्रिका क्षति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियों का समय के साथ कमजोर होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण अंधता यानी टोटल ब्लाइंडनेस की दृष्टि क्षीणता यानी विजुअल एक्विटी कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, सुधार के बाद भी 3/60 या 10/200 से कम, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न दृष्टि यानी लो विजन वाले व्यक्ति किसकी मदद से शैक्षिक कार्य कर सकते हैं? केवल ब्रेल लिपि, लेंस या अन्य दृष्टि सहायक उपकरणों की मदद से, केवल सुनकर, केवल वे पढ़ नहीं सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेंस या अन्य दृष्टि सहायक उपकरणों की मदद से। ऐसे प्रश्नों में जो केवल शब्द होता है वो निगेटिव वे ले जाता है, इसलिए हम ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और तभी उसका आंसर देंगे। क्योंकि जैसे इसका जो बी ऑप्शन है उसमें कहा गया लेंस या अन्य दृष्टि सहायक उपकरणों की मदद से, यानी लेंस की मदद से भी या जो भी अन्य दृष्टि में सहायक उपकरण हैं उनकी मदद से जो है लो विजन वाले व्यक्ति को शैक्षिक कार्य में जो है सहायता मिलती है। तो ऑप्शन को हम बहुत ध्यान से पढ़कर तभी उसका आंसर देंगे। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित छात्रों की शिक्षा के लिए कौन सी लिपि सबसे उपयोगी होती है? तो ये आंसर सबको पता है, वो है ब्रेल लिपि। अगला, श्रवण क्षमता को किस इकाई में मापा जाता है? तो वो सभी को पता है कि डेसिबल यानी डीबी में मापा जाता है। तो हो सकता है ऑप्शन में जो आपको डीबी ही सीधे मिल जाए, तो इसलिए आपको डेसिबल और डीबी दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न है, बधिरता यानी डीफनेस का क्या अर्थ है? 20 dB श्रवण हानि, 40 dB श्रवण हानि, दोनों कानों में 70 dB या उससे अधिक श्रवण हानि, या 10 dB श्रवण हानि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों कानों में 70 dB या उससे अधिक की श्रवण हानि ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊंचा सुनाई देना वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होता है? सफेद छड़ी, श्रवण यंत्र यानी हियरिंग एड, व्हील चेयर, या फिर ब्रेल स्लेट। तो जो सफ़ेद छड़ी होती है और ब्रेल स्लेट होती है वो जो दिव्यांग लोग होते दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए उपयोगी होती हैं। और जो श्रवण यंत्र होता है वो जो है जो लोग सुन नहीं पाते हैं, जिनमें हियरिंग लॉस होता है, उनके लिए उपयोगी होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित यानी बधिर छात्रों के संचार के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? मौखिक भाषण, सांकेतिक भाषा, लिखित पाठ, या फिर ब्रेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है, बोलने में हकलाना किस प्रकार की दिव्यांगता है? बौद्धिक दिव्यांगता है, वाक और भाषा दिव्यांगता है, श्रवण दिव्यांगता या फिर गति विषयक दिव्यांगता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बोलने से संबंधित है तो इस हिसाब से वाक माने भी क्या होता है? बोलना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाक और भाषा दिव्यांगता से संबंधित है। इसीलिए हमने कहा है कि ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, एफिशिया का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह है भाषा समझने या व्यक्त करने में मस्तिष्क की अक्षमता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वाक और भाषा दिव्यांगता के प्रबंधन में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक, चिकित्सक। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? भाषा और वाक दिव्यांगता की। तो इसमें किसका महत्वपूर्ण भूमिका होगी? तो स्पीच थेरेपिस्ट की जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला, हेलेन केलर मुख्य रूप से किस प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित थी? केवल अंधता, केवल बधिरता, बधिर नेत्रहीनता यानी डीप ब्लाइंडनेस, बौद्धिक दिव्यांगता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बधिर नेत्रहीनता से ग्रसित थी। अगला, बहुदिव्यांगता मल्टीपल डिसेबिलिटीज का अर्थ है एक ही व्यक्ति में दो या दो से अधिक दिव्यांगताओं का होना, या फिर एक बीमारी के कई लक्षण, या कई लोगों का एक साथ दिव्यांग होना, या फिर बार बार बीमार पड़ना। तो जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती है उसमें जो है एक ही व्यक्ति में दो या दो से अधिक अगर दिव्यांगताएं एक साथ हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहा जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बहुदिव्यांग बच्चों की शैक्षिक योजना कैसी होनी चाहिए? तो वो अत्यधिक व्यक्तिकृत यानी हाईली इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए, यानी उसे जो है उस बच्चे को जिसमें बहु दिव्यांगता है उसको इंडिविजुअल उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि उसकी शैक्षिक स्तर में सुधार किया जा सके। तो इस हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला, बौद्धिक दिव्यांगता का मुख्य लक्षण क्या है? शारीरिक कमजोरी। अब यहाँ पर बौद्धिक दिव्यांगता की बात की गई तो शारीरिक कमजोरी तो होगा ही नहीं। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, दृष्टि दोष, तो ये भी गलत होगा। श्रवण दोष, ये भी गलत होगा। लेकिन बी ऑप्शन में क्या कहा गया है? औसत से कम बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू और अनुकूल व्यवहार में कमी, ये किससे संबंधित होगा? तो बौद्धिक दिव्यांगता के मुख्य लक्षण से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है कि बौद्धिक दिव्यांगता को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अगर हम बात करें शारीरिक अपंगता तो इसका बौद्धिक दिव्यांगता से कोई लेना देना नहीं। अगर हम बात करें मानसिक मंदता की तो अभी इसको होल्ड रखते हैं। अगला है पागलपन, अगला है तंत्रिका विकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसिक मंदता के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की दिव्यांगता का एक मुख्य लक्षण हो सकता है? गति विषयक दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, वाक दिव्यांगता या फिर श्रवण दिव्यांगता। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो बौद्धिक दिव्यांगता से संबंधित होता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास सिलेबस है तो आप देख लीजिए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों का एक एक प्रश्न रखा गया है। इसलिए ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो लोग चैनल से सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन का अगर कोई भी एग्ज़ाम है तो आप लोगों को यहाँ पर उसकी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाएगी। तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, पढ़ने में कठिनाई यानी डिफ़िकल्टी इन रीडिंग से संबंधित विकार को क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या डिस्पेसिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसलेक्सिया। अच्छा, जिन लोगों को इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है
तो अपने ही चैनल पे यानी इसी चैनल पर जो है आप लोग जाइए और वहाँ पर आप लोगों को डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्पेक्सिया के बारे में डिटेल से पूरा पढ़ने को मिल जाएगा, अगर आप लोगों को पूरी जानकारी डिटेल में चाहिए तो। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर जो है बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया किस कौशल को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता, दौड़ने की क्षमता, सुनने की क्षमता। तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ यानी लिखने या चित्र से संबंधित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लिखने की क्षमता से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणितीय गणनाओं और संख्याओं को समझने में कठिनाइयों को क्या कहते हैं? तो गणितीय गणना यानी कैलकुलेशन, भाई गणित में क्या होता है, कैलकुलेशन, तो इस हिसाब से डिस्कैल्कुलिया ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? शारीरिक संतुलन, सामाजिक संचार और अंतःक्रिया में कठिनाई, दृष्टि का कमजोर होना या मांसपेशियों का कमजोर होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संचार और अंतःक्रिया में कठिनाई का होना। अगला प्रश्न, ऑटिज्म को स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि इसके लक्षण और गंभीरता हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म वाले बच्चों में अक्सर कौन सा व्यवहार देखा जाता है? तो जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उसमें अधिकतर जो है रिपीटेटिव बिहेवियर यानी दोहराए जाने वाला व्यवहार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि मानसिक रुग्णता यानी मेंटल इलनेस का संबंध मुख्य रूप से किससे है? सोच, मनोदशा और व्यवहार में गंभीर विकार, तो इसी से क्या है, मुख्य रूप से संबंधित है। अगला, सिजोफ्रेनिया किस प्रकार की स्थिति के अंतर्गत आता है? तो वो आता है मानसिक रुग्णता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस रोग किस श्रेणी में आते हैं? तो वो आते हैं भाई दीर्घकालिक तंत्रिका दशाएं यानी क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया किस प्रकार का विकार है? तो वो विकार है रक्त का विकार। हीमोफीलिया की मुख्य विशेषता क्या है? तो खून, शरीर में खून की कमी, चोट लगने पर खून का थक्का न जमना, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का बढ़ना या उच्च रक्तचाप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चोट लगने पर खून का थक्का न जमना, ये क्या है, हीमोफीलिया का मुख्य लक्षण है। अगला है, सिकल्स सेल रोग यानी सिकल सेल डिजीज में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा हो जाता है? तो वो हाशिया या दराती के आकार का हो जाता है। अगला, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसको तो हमने कई बार बताया है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है दिव्यांग और गैर दिव्यांग यानी जो सामान्य बच्चे होते हैं उनको एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उदाहरण है। तो आज की इस वीडियो में यानी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में आज हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है जो आपके यूनिट 1 में दिए गए हैं। अब इसकी जो अगली क्लास होगी वो इसी से संबंधित होगी, लेकिन जो हमारे सिलेबस में अगला टॉपिक दिया गया है उससे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपका डाउट कोई है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।